बोन फेस कहानी की शुरुआत कैंप मैरीगोल्ड से होती है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो उस कैंप में काम करती थी। जब वो वापस कैंप के ऑफिस में आती है तो वहां पर उसे उसका दोस्त मिलता है, जिससे वो बताती है कि उसे केबिन 6 से किसी का कॉल आया था, जिसने उसे कहा कि वहां पर उन्हें एक लाश मिली है। ये सुनकर वो लड़का हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ वहां पर चलकर देखने के लिए बोलती है। वो दोनों वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर किसी की भी लाश नहीं मिलती। तब वो लड़का कहता है कि क्यों न वो पास वाले केबिन में चले जो कई सालों से बंद है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है कि वो यहीं पर इंतजार करेगी, पर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। केबिन के बाहर पहुंचने पर वो लड़की कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ उस लड़की के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया था, जहाँ पर उस कैंप के सारे मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे और उसकी चौथी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसे यहाँ पर काम करते हुए 4 साल हो गए थे। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये सब उनका ही प्लान था और वो सभी मिलकर वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो वो बोन फेस नाम के किलर के बारे में बात करने लगते हैं। उन लोगों का मानना था कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन एक लड़की उन्हें बताती है कि बोन फेस किलर कैंप्स में आता है और सबको मार डालता है और वो हमेशा जंगलों में ही रहता है, जिससे कोई देख नहीं पाता। इससे सभी लोग डर जाते हैं और सोने चले जाते हैं। जब आधी रात होती है तो वहाँ पर हम उस बोन फेस किलर को देखते हैं, जो कि उस कैबिन के अंदर घुस जाता है और वो एक एक करके सबको मार डालता है। जब वो लड़की ये देखती है तो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बोन फेस उसे पकड़ लेता है और एक्स से उसका सर फाड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ क्रॉनिन आता है, जो कि जब उस लाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वहाँ पर उस कैंप की ओनर मार्जी भी मौजूद थी, जो उन लाशों को देखकर वॉमिटिंग करने लगती है। क्रॉनिन उन लाशों को देखकर समझ जाता है कि ये जरूर उसी बोन फेस किलर का ही काम है, जो कैंप्स में जा करके लोगों को मार देता था। उसके साथ डेप्यूटी मैकली भी होती है, जो कि इस केस पर उसके साथ काम कर रही थी। शेरिफ डेप्यूटी से कहता है कि उन्हें यहाँ पर छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि कातिल यहाँ से अभी दूर नहीं गया होगा, क्योंकि आधी रात हो रही है। वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। उसके बाद वो मार्जी के पास जाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, तो मार्जी कहती है कि वो सभी लोग उसकी फैमिली की तरह थे, वो उस कातिल को बिल्कुल भी नहीं छोड़े। शेरिफ कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे पकड़ कर रहेगा। उसके बाद शेरिफ अपनी गाड़ी में जाता है और रेडियो से अपनी टीम को वहाँ पर आने के लिए कहता है और बताता है कि इस कैंप में ढेर सारे मर्डर हो गए हैं। उसके बाद वो डेप्यूटी के साथ जंगल में जाता है और वहां पर छानबीन करने लगता है और वहीं एक पेड़ पर उसे खून नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो कातिल यहीं से गुजरा होगा। जहां कुछ दूर उन्हें कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं, जिसके अंदर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। वो गाड़ियां दरअसल एक डाइनर के पास खड़ी हुई थी और वो समझ जाते हैं कि जरूर वो कातिल डाइनर के अंदर ही गया है। वो उस डाइनर के अंदर जाते हैं जहाँ की वेट्रेस जेनी थी और जेनी के साथ एक शेफ था जिसका नाम वैस होता है। वो दोनों मिलकर वो डाइनर चला रहे थे। वहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद थे, जिसमें एक जवान लड़का रे जो कि पढ़ाई करता था, एक वर्कर मेरेडिथ जो पहले मरीन्स में था और अब वो कंस्ट्रक्शन में काम करता था, एक पिता और बेटी जो कि ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में वो खाना खाने के लिए रुके थे, जिनका नाम पॉल और केटी था। और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसका नाम डीन था, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश मानती थी। और वहाँ 2 बाइकर्स भी होते हैं, मिक और चार्ली, और वहाँ पर एक फोटोग्राफर ऑड्री भी थी। अब शेरिफ जब अंदर जाता है तो वो उन सबको शक की निगाह से देखने लगता है और वो उन सबसे पूछता है कि वो किस टाइम पर यहाँ आए थे। जेनी उसे बताती है कि वो 5 बजे से यहाँ पर काम कर रही है और वो सब भी अपना अपना टाइम उन्हें बता देते हैं। उसके बाद शेरिफ सबसे पूछताछ करता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, तो सभी लोग उसे अपने बारे में बताने लगते हैं। हम उस फादर की बेटी केटी को देखते हैं, जो कि मेरेडिथ को घूर रही थी और मेरेडिथ उससे गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो उसे क्यों घूर रही है। उसके बाद शेरिफ फोटोग्राफर ऑड्री के पास जाता है और उसकी खींची हुई फोटोज को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उनमें से ही कोई एक कातिल है। तभी डेप्यूटी को उस बोन फेस किलर की फोटो मिलती है और जब वो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ वो फोटो लेकर बाहर जाता है जहाँ वो फोटो खींची गई थी
और उसे वहाँ डस्टबिन के ऊपर खून नजर आता है। तभी वो बाइकर उस मरीन वर्कर मेरेडिथ से पूछता है कि वो कहाँ पर लड़ा था। वो उससे बताता है कि वो गल्फ कंट्री में लड़ा था। तभी रे उससे पूछता है कि क्या उसने वॉर में किसी की जान ली है, जिस पर मेरेडिथ काफी शॉक होता है और उससे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ आता है, जिसके हाथ में एक काला बैग था जिसे वो डस्टबिन के अंदर से लाया था। ये देखकर सभी लोग पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो उस बैग को टेबल पर रखकर खाली करता है, जिसके अंदर से खून से सने जूते, एक जैकेट और एक्स मिलती है और उसके अंदर बोन फेस का मास्क भी था। वो सबको बताता है कि उनमें से ही कोई एक कातिल है जो कि बोन फेस किलर है और अभी हाल ही में वो कुछ बच्चों को मारकर आया है। तो वो सच सच बता दे कि उनमें से कौन है वो कातिल। अब वो लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग कातिल नहीं हैं। वो बाइकर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ उसे वो कातिल नहीं मिलेगा। शेरिफ कहता है कि इस बोन फेस किलर ने करीब 30 लोगों को मारा है और वो हर समर कैंप में जाकर लोगों को मार देता है। अभी 1 घंटे पहले भी कैंप मैरी गोल्ड में कई सारे लोग मारे गए हैं और वो कातिल यहीं पर आकर छुपा हुआ है। शेरिफ उनसे ये भी कहता है कि बिना कंक्लूजन पर आए कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। तो वो कातिल अगर भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। वो बाइकर्स इस बात पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि उसके पास कोई वारंट नहीं है। उसके बाद शेरिफ डिप्टी से कहता है कि वो इन सारी चीजों को ले जाकर गाड़ी के ट्रंक में रख दे, ताकि उनकी टीम जब वहाँ पर आए तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद वो बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देता है। डिप्टी उस सारे सामान को गाड़ी के ट्रंक में रख देती है और वो अंदर आकर फीमेल्स की चेकिंग करने लगती है कि उनके पास कोई वेपन्स तो नहीं, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो मेरेडिथ के जूते चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक शार्प नाइफ मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वो बाइकर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उनकी चेकिंग करते हैं और उनकी पॉकेट से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो बूढ़ी लेडी वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो फोटोग्राफर ऑड्री आकर कहती है कि वो उसके बारे में जानती है। तो लेडी ये सुनकर कहती है कि वो इस बारे में बाहर किसी को भी ना बताए। जब केटी का पिता पॉल वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो बाइकर्स की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा बाइकर उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। वो दोनों बाइकर्स आपस में बात कर रहे थे कि वो डिप्टी और उसे पीट कर यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका टाइम वेस्ट हो रहा था और बहुत जल्द वो दोनों इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले थे। इधर जेनी जब उस फोटोग्राफर के पास कॉफी लेकर आती है तो देखती है कि उसने अपने लैपटॉप में बोन फेस किलर की फोटो खोली हुई है। ये देखकर वो कहती है कि उसे फोटो देखकर डर लगता है, इसलिए वो उसे डिलीट कर दे। उसके बाद शेरिफ उन सबको बताता है कि वो सभी अपने जूते उसे दिखाएंगे, क्योंकि कातिल के जूते 9.5 नंबर के हैं। वो सबसे पहले उस कंस्ट्रक्शन वर्कर मेरेडिथ के जूते देखता है, जिसका नंबर 10 था। ये सुनकर रे कहता है कि ये बिल्कुल बेकार पॉइंट है, क्योंकि कोई भी बड़े छोटे पहन सकता है। शेरिफ उसके बाद उस बूढ़ी लेडी के पास जाता है, जो देख वो बूढ़ा बाइकर शेरिफ से कहता है कि क्या वो पागल है, कोई लड़की इतने मर्डर कैसे कर पाएगी। रे उसे कहता है कि तुम एमिलिया डायर्स के बारे में पढ़ो, उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था। उसके बाद शेरिफ उस बूढ़ी लेडी का जूता चेक करता है, जिसका नंबर 72 था। फिर वो एक एक करके सबके जूते का नंबर चेक करता है, लेकिन किसी का भी नंबर मैच नहीं होता। उसके बाद जब वो बाइकर्स के पास जाते हैं तो बाइकर्स अपने जूते निकालने को तैयार नहीं थे। ये देखकर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है और वो उस बाइकर पर अटैक कर देता है। इससे वो बाइकर डर जाता है और उसे अपने जूते दिखा देता है, पर उनके जूते भी मैच नहीं करते। उसके बाद वो शेफ वैस के जूते मांगते हैं, जिसका नंबर 10 था और जेनी का 7.5 था। रे ये सब देखकर शेरिफ की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि कातिल कौन है। वो तुरंत एक पेन उठाकर उसमें लिखता है कि उसे पता है कि कातिल कौन है और उस शेरिफ को अपने पास बुलाता है। और शेरिफ ये देखकर उन सबसे कहता है कि वो रे के साथ फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही शेरिफ रे को लेकर अंदर आ जाता है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और रे की वहीं पर मौत हो जाती है। शेरिफ ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। वो सभी कहते हैं कि क्या पता शेरिफ ही कातिल हो, जिसने रे को भी मार डाला हो। लेकिन शेरिफ कहता है कि वो उस पर उंगलियां नहीं उठा सकते। वो सभी पूछते हैं कि उसने किसका नाम लिया, तो वो बताता है कि वो बस उसका नाम लेने ही वाला था, लेकिन उसकी तबीयत
खराब होने लगी। वो कहती है कि यहाँ पर एक ही वेट्रेस है, जेनी, जो कि सब कुछ सर्व करती है, लेकिन जेनी उससे लड़ने लगती है कि वो उसे क्यों मारेगी। उसके बाद वो रे की लाश को बाथरूम में डाल देते हैं। शेरिफ उनसे कहता है कि अब वो कुछ सवाल पूछेगा तो सभी उसे सच सच जवाब दें। पहले वो मेरेडिथ से पूछता है कि क्या वो गल्फ वॉर लड़ा था, तो मेरेडिथ बताता है कि हाँ। वो पूछता है कि उसने कितने लोगों को मारा था, तो वो बताता है कि उन्हें स्लॉटर करने के लिए ऑर्डर दिया गया था और उसने एक साथ कई थाउजेंड्स लोगों को मारा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि वो मर्डर के लिए कैपेबल है। वो पूछते हैं कि वो कब रिटायर हुआ था, तो वो बताता है कि वो रिटायर नहीं हुआ, बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि उसे मेडिकली अनफिट बताया गया था और उन लोगों का उस पर और भी शक बढ़ने लगता है। तभी केटी उससे कहती है कि उसने मेरेडिथ को पहचान लिया है। दरअसल वो कैंप मैरी गोल्ड में कुछ साल पहले काम किया करता था और वो वहाँ पर समर में जाया करती थी और वहाँ पर एक लड़की थी जिसने दावा किया था कि वो उसका शोषण करना चाहता था, इसीलिए उसे उस कैंप से भी निकाल दिया गया था। ये सुनकर वो कहता है कि दरअसल वो लड़की खुद उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। उसने उसे मना किया कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन उसने उस पर झूठा आरोप लगा दिया जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद शेरिफ फोटोग्राफर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने कातिल की फोटो कैसे ली, तो वो बताती है कि वो कातिल गलती से उस फोटो में कैप्चर हो गया था। उसके बाद शेरिफ उस बूढ़ी लेडी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो इस डाइनर से कभी बाहर गई थी, तो जेनी उसे बताती है कि वो 5 मिनट के लिए अपनी सिगरेट लेने के लिए गई थी। तभी वो फोटोग्राफर उनसे कहती है कि उसे लगता है कि ये बूढ़ी लेडी ही कातिल है क्योंकि इसने अपने 2 हस्बैंड को मार डाला था और कोर्ट में इस पर केस चल रहा है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि उसकी 2 शादी हुई थी लेकिन उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा था। उसके बाद शेरिफ उस बाप बेटी से सवाल पूछता है, वो लोग उसका सही सही जवाब देते हैं। तभी वो बाइकर शेरिफ पर अटैक कर देते हैं और पीटने लगते हैं और डेप्यूटी उन पर गन तान देती है और उन दोनों को तुरंत बांध दिया जाता है। तभी वो बूढ़ा बाइकर उल्टी कर देता है और उसके अंदर से ड्रग्स निकलते हैं और ऑफिसर ये देख दूसरे बाइकर से भी वॉमिटिंग करवाता है और उसके मुंह से भी ड्रग्स निकलता है और वो उनसे कहता है कि अब वो समझा कि वो दोनों यहाँ से क्यों जल्दी जाना चाहते थे। वो दोनों ड्रग डीलर्स थे और वो यहाँ पर फंसना नहीं चाहते थे। तभी शेरिफ को एक कॉल आता है और उसका कोलीग बताता है कि असली कातिल कौन है। ये सुनकर वो तुरंत अपनी डिप्टी को भी इस बारे में बता देता है। अब शेरिफ शेफ वैस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वही कातिल है। लेकिन वैस उससे कहता है कि वो कातिल नहीं है, वो उस मेरेडिथ को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मेरेडिथ ये सुनकर कहता है कि उसकी बेटी का कैरेक्टर ही खराब था, यानी उस कैंप में वैस की ही बेटी थी जिसके साथ मेरेडिथ ने गलत करने की कोशिश की। अब वैस तुरंत चाकू निकालता है और मेरेडिथ अपनी गन निकाल लेता है। तब मेरेडिथ वैस को शूट कर देता है। ये देखकर डिप्टी मेरेडिथ को शूट कर देती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद ये क्लियर था कि वैस ने उस कैंप मेंबर्स को मारा है क्योंकि उसकी बेटी का साथ उन लोगों ने नहीं दिया। अब वो उन सबको जाने की इजाजत दे देते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डिप्टी जेनी से कहती है कि वो भी अपने घर चली जाए। जेनी कहती है कि पहले उसे वॉशरूम जाना है। जब जेनी वॉशरूम जाती है तो बहुत देर तक वो वापस नहीं आती, जहाँ से जेनी भाग चुकी थी, जिससे वो समझ जाती है कि जेनी ही असली कातिल है। वो तुरंत बाहर जाती है लेकिन उसे वहाँ पर शेरिफ की लाश मिलती है जिसका गला जेनी ने काट दिया था। ये देखकर वो अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ पर जेनी से कहती है कि वो उसके सामने आ जाए। और जब जेनी उसके सामने आती है तो वो पूछती है कि उसने उन्हें क्यों मारा। जेनी उससे बताती है कि उसका एक ट्विन भाई था जिसका नाम स्टीव था और वो कैंप में ही रहते थे। वो एक स्पेशल चाइल्ड था जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे परेशान किया करते। वो उसके बेड पर पी कर देते थे। एक दिन वो बच्चे उसे जंगल में ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। रस्सी उसके गले पर अटक गई जिससे उसकी मौत हो गई और तब वो सिर्फ 13 साल का था। जब कैंप ऑनर्स को ये पता चला तो उन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उसके भाई को जस्टिस नहीं मिल पाया। इसीलिए उसने बदला लेने का सोचा और उसने उन सभी बच्चों को जान से मार
मार डाला और अब वो हर कैंप में जाती है जहाँ पर भी गलत होता है वो उन कल्प्रिट्स को मार डालती है। मेरेडिथ ने वेस की बेटी का शोषण किया था। इन कैंप वालों ने इस बात को छुपाया, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उन सभी को मार डालेगी जो कि इन सब में शामिल थे। डेप्यूटी उससे पूछती है कि क्या रे को भी उसी ने मारा है, तो वो बताती है कि हाँ, क्योंकि रे ने उसे देख लिया था जब वो वुड से वापस आ रही थी और उसके हाथ में खून लगा था, इसीलिए उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। और वो जानती थी कि वेस मेरेडिथ से बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए उसने वेस की जेब में चाकू और मेरेडिथ के टेबल पर गन रख दी थी ताकि वो एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को ही मार दें। ये सुनकर डेप्यूटी कहती है कि तुम अपना वेपन छोड़ दो, पर वो उस पर अटैक कर देती है। तभी डेप्यूटी उसकी गर्दन पर शूट कर देती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जहां कुछ कैंप मेंबर्स कैंप फायर के आगे बैठे थे और वहां पर वो बोन फेस किलर के बारे में बात कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।